चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आधुनिक आवर्त तालिका। हेडिंग लिखते हैं आधुनिक 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 आवर्त तालिका। आधुनिक आवर्त आवर्त और तालिका। आधुनिक आवर्त तालिका को या हम इसको सारणी भी कहते हैं, तालिका या सारणी। ठीक, इंग्लिश में इसको कहते हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक, तो इसको समझने के पहले हम कुछ छोटी छोटी चीज़ों को समझेंगे पहले, क्योंकि मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो है वह इनकी जो वर्गों तत्वों के वर्गीकरण की जो यहाँ व्यवस्था की गई है उसका आधार जो था परमाणु का क्रमांक, अर्थात कि परमाणु क्रमांक या बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के अनुसार तत्वों का यहाँ पे वर्गीकरण किया गया या तत्वों को यहाँ पे सुव्यवस्थित या सारणीबद्ध या तालिकाबद्ध किया गया। तो हमें बढ़ते हुए परमाणु, अभी परमाणु क्रमांक का मतलब आप समझते हैं कि परमाणु क्रमांक अर्थात कि जो परमाणु होता है उस परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, जिसको कि हम क्या कहते हैं परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक, और हम ये भी जानते हैं कि परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि कोई भी परमाणु जो है विद्युत उदासीन होता है, अर्थात कि इस पे न तो धनावेश होता है न तो इस पे ऋण आवेश होता है, बल्कि यह क्या होता है एक उदासीन या न्यूट्रल होता है। उसका रीजन क्या है कि प्रोटॉन, हम जानते हैं कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। अब ये पॉजिटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज यदि ये दोनों इक्विवेलेंट होंगे तो परमाणु क्या होगा? विद्युत रूप से उदासीन होगा या विद्युत उदासीन होगा, या हम इसको उदासीन परमाणु कहेंगे। तो मतलब कहने का ये है कि परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या जितनी होती है वो उसका परमाणु क्रमांक होता है। अब आधुनिक पीरियडिक टेबल जो हुए वह परमाणुओं के बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक, अर्थात कि बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के अनुसार परमाणुओं को अरेंज किया गया है। तो हम पीरियडिक टेबल की बात बाद में करेंगे। सबसे पहले हम परमाणु की संरचना और परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये चीज को समझेंगे, क्योंकि हमें परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझना अत्यंत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जो आधुनिक पीरियडिक टेबल है वह परमाणु मतलब कि तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था या इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर ही इनको तत्वों को अरेंज करने का काम किया गया है। तो हम एक चीज समझ ले कि कोई भी परमाणु होता है, हमने परमाणु की संरचना में भी इस चीज को समझा था कि परमाणु का एक केंद्र होता है और उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक, ये चीज क्लियर है। अब प्रोटॉन पे धनावेश होता है, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, और परमाणु के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष होते हैं। इनको हम बोलते हैं कक्षा, या इसको हम इंग्लिश में सेल बोलते हैं, या इन्हीं को हम कोष भी बोलते हैं। इस प्रकार से क्या होती है, इनके चारों ओर ऐसी कक्षाएं होती है। अब ये नाभिक से पहली वाली कक्षा, इसको हम यन से डिनोट करते हैं, अर्थात कि N1 डिनोट करेंगे, क्योंकि नाभिक से इसकी पहली कक्षा ये क्या है, इसको N1 या मुख्य ऊर्जा स्तर में N1 कहते हैं। मतलब इनको ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? ऊर्जा स्तर। देखो इनका कितना नाम है, पहली इन्हीं को हम बोलते हैं ऊर्जा स्तर, या इन्हीं को हम बोलते हैं कोष, या इसी को बोलते हम कक्षा, या इसी को बोलते हम इंग्लिश में बोलते हैं सेल। तो ये चीजें समझ लेना आवश्यक है, ऊर्जा स्तर, कोष, कक्षा या सेल, जिसको मैं N1 यानी कि पहली कक्षा, N2 है तो दूसरी कक्षा, N3 तीसरी, 4, 5 या 6 भी हो सकता है। ठीक, तो ये क्या हुआ, इनकी
न्यूमेरिकल वैल्यू, n की वैल्यू 1 मतलब पहली कक्षा, 2 मतलब दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं। हम इनको अल्फ़ाबेटिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि पहली कक्षा को n बराबर 1 का मतलब होता है k, सेकेंड l, थर्ड m, इसको n, इसको o और इसको p। अल्फ़ाबेटिकली अगर मुझे इनको आइडेंटिफाई करना है तो पहली कक्षा को मैं के बोलूँगा, दूसरी कक्षा को यल, तीसरी को यम, चौथी को यन, पांचवी को ओ और छठवीं को ओ। अब यहाँ पे ये समझ ले, ये तो हो गई इनकी कक्षा, ठीक है। कक्षा मतलब जो नाभिक से पास में है, इसमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो होगी वह कम होगी। जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ती है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे नाभिक के पास में हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ये दोनों चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, क्योंकि प्लस और माइनस हम जानते हैं कि अपोजिट चार्ज के बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। और आकर्षण जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा उतनी कम होगी। जैसे जैसे आकर्षण कम होता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। उसका रीज़न है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री होता है, अर्थात कि उसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। अब दूसरी चीज़ हम ये समझ ले कि पहली कक्षा में, अब इसमें कक्षा में या कोष में उपकोष होंगे। अब उपकोष कितने होते हैं, हम ये चीज़ समझिए कि पहली कक्षा में एक उपकोष होता है जिसको हम यस बोलते हैं। उपकोष मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। दूसरी कक्षा है, इसमें 2 उपकोष पाए जाते हैं। तीसरी कक्षा है, इसमें 3 उपकोष पाए जाते हैं। कौन से यस पी डी, दूसरी में यस पी, पहली में यस। चौथी कक्षा है, इसमें यस पी डी और एफ। पांचवी कक्षा है, इसमें भी यस पी डी और एफ। छठवीं कक्षा है, इसमें भी यस पी डी और एफ, अर्थात कि एफ से ज़्यादा उपकोष नहीं होते हैं। अभी तक नहीं है, उसके बाद अगर हो तो जी अगली बनेगी, लेकिन अभी तक हम इतनी ही बात करते हैं। पहली कक्षा में एक उपकोष अर्थात कि यस के नाम से जानते हैं। दूसरी में यस और पी 2 उपकोष होते हैं। तीसरी में यस पी डी 3 उपकोष होते हैं। चौथी मतलब कि जितकी वैल्यू है, मतलब एन का मान जितना है उतने ही उपकोषों की संख्या है। पहली में एन की वैल्यू 1 है तो 1 उपकोष, 2 है तो 2 उपकोष, 3 है तो 3 उपकोष, 4 है तो 4 उपकोष, 5 है तो, अब यहाँ पे 5 से ज़्यादा तो अपने पास है नहीं, तो अब तक की बात करें तो उपकोष मैक्सिमम कितने होते हैं, 4 अभी तक, यस पी डी और एफ। अब यहाँ पे एक चीज़ हम समझ ले कि यस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो है वह 2 आ सकते हैं। मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है यस ऑर्बिटल की, 2। पी की होती है 6, डी की होती है 10 और एफ की होती है 14। इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इनमें नहीं आ सकते। अब दूसरी बात ये आती है कि इन कोषों में इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम संख्या कितनी होगी, तो हम इन उपकोषों के आधार पर हम बता सकते हैं कि किसमें कितनी इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं या इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, रह सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक उपकोष है, अर्थात कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने आ पाएंगे, ओनली 2, क्योंकि यस की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 2। यहाँ पे 2 उपकोष है अर्थात यस और पी, तो कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसमें, 8। 2 और 6 कितने हो गए, 8। 3 में 3 उपकोष है, 2 यस पी और डी, और तीनों को जोड़ दिया जाए तो 8 और 10 18। इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, यस पी और डी को तीनों को जोड़ के 18। यन पे कितने आ सकते हैं, अब यहाँ पे देखिए यस पी डी और एफ को टोटल का अगर सम किया जाए तो यहाँ पे आएंगे 32, और जानते ही है कि आगे भी 32 ही आएंगे। उसका रीज़न ये है कि यस पी डी और एफ ही है, तो इस प्रकार यहाँ पे हम 32 कर सकते हैं। इनका एक फार्मूला भी दिया था बोहर ने 2n² का, ठीक, कि इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन जो है यह फील होते हैं। तो 2n² का मतलब क्या है, n मतलब कोष की संख्या और उसका वर्ग, हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो जिसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2। यदि यहाँ n की वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ पे 8 आएगा, n की वैल्यू 3 रखेंगे तो 18 आएगा, n की वैल्यू 4 रखेंगे तो कितना आएगा, 32।
और इससे ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन पाए नहीं जाते। तो यह एक फार्मूला जो कि इलेक्ट्रॉन को वितरित करने का या इलेक्ट्रॉनों को किस प्रकार से कोषों में भरा जाए और कोषों में उपकोष जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये चीज़ यहाँ तक क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक वितरण। इलेक्ट्रॉनिक वितरण का मतलब होता है कि परमाणु के अंदर या परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार से होता है। तो हमने ये बात करी थी कि बोहर ने भी ये नियम दिया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वह बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर के अनुसार उनके उपकोषों में भरते हैं, अर्थात कि ऊर्जा का मान जिसमें सबसे कम होगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएगा, अर्थात कि उपकोषों की बढ़ती हुई ऊर्जा। तो यहाँ हम एक चीज़ समझ ले कि सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या लिखते हैं, उनमें ये लिखते हैं कि 1s1 2s2 2p6 3s1 3s2 3p6 4s2 3d10। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए हम लिखते हैं, यहाँ पे जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू उपकोषों के पहले आपको दिखाई दे रही है, ये है उनके कोष, अर्थात कि ये पहले कोष का पहला उपकोष जो कि जिसको हम 1s के नाम से जानेंगे, और सॉरी इसमें 1 लिखा, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आएंगे। यहाँ पहली कोष की बात खत्म हो गई। अब आता है दूसरा कोष, यस में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब यहाँ पे 2 लिखा मतलब ये दूसरा कोष, और यहाँ पे भी 2 लिखा मतलब ये दूसरा कोष। दूसरे कोष का यस तथा पी ऑर्बिटल इस प्रकार से लिखते हैं हम इसको, और टोटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 8। तीसरे की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे s2 3s2 3p6, और यहाँ पे आपको कुछ परिवर्तन दिखाई देगा। मैंने यहाँ पे 3p के पहले यहाँ पे 2s लिखा, तो इसका रीजन क्या है, यहाँ पे ये है कि हमने क्या कहा था कि बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर के अनुसार अगर उपकोषों की हमें ऊर्जा होंगी तो हमें यहाँ पे n+l का मान जहाँ पे कम होगा, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहा जाएगा उसमें जाएगा, अर्थात कि उस उपकोष में जाएगा जिसमें n+l की वैल्यू कम होगी। क्वांटम संख्या आपने पढ़ी है, और क्वांटम संख्या में आपको मालूम है कि n+l की वैल्यू क्या होती है, l क्या होता है, इसके आप थोड़ी यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा। n वही होती है जो कि यहाँ पे कोषों की संख्या है। l क्या है, कोषों के अंदर उपकोष। अब कोषों के अंदर उपकोष तो हमें मालूम है, यहाँ पे s है, p है, d है और f है, ठीक। ये 4 उपकोषों को हम जानते ही है। अब यहाँ पे l की वैल्यू क्या होगी, तो l की वैल्यू जो होती है जिसको हम एज़ोमेथल क्वांटम नंबर्स के नाम से भी जानते हैं, l अर्थात कि इनके उपकोषों की संख्या। s की वैल्यू जो होती है वो होती है 0 0, p की वैल्यू होती है 1, d की वैल्यू होती है 2 और 3 की वैल्यू होती है, तो f की वैल्यू होती है 3। ये 0 1 2 और 3 ये क्या चीज़ है, इसकी हम बात करते हैं। देखिए हम बहुत करते हैं कि l जिसको कि l होता है, l की वैल्यू होती है n-1। अब n-1 का मतलब क्या होता है, यदि मुख्य कोष में से या मुख्य कोष की संख्या में से हम 1 घटा देते हैं तो हमें l की वैल्यू पता हो जाती है। अब n देखिए, यहाँ पे अगर मुझे पहली कक्षा में l की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि यहाँ पे पहली कक्षा में n की वैल्यू क्या होगी 1, और मैंने फार्मूला दिया था कि n-1, तो 1-1 क्या हो जाएगा 0, क्योंकि मेरा फार्मूला क्या है कि l की वैल्यू निकालना है तो मुझे n-1 लेना पड़ेगा। n-1 का मतलब क्या है कि ये मुख्य कोष में, जिसकी मुख्य कोष में पहले मुख्य कोष जो है उसकी वैल्यू हमें मालूम है कि 1 होती है,
और इस 1 में से मैं एक 1 घटा देता हूं तो यहाँ पे 0, अर्थात कि यहाँ पे मुझे एक ऑर्बिटल, यहाँ की वैल्यू 0 आई, और 0 का मतलब होता है कि यहाँ पे सिर्फ एक ऑर्बिटल जो कि यस ऑर्बिटल होता है। यदि मैं दूसरी कोस की मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा n की वैल्यू। ठीक, अब इसमें से एक मैं घटा देता हूं तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, और मैं जानता हूं कि 1 का मतलब क्या होता है, p ऑर्बिटल। अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 3 रखता हूं, अर्थात कि तीसरा कोस, और यहाँ पे मैं 1 रखता हूं तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे l की वैल्यू आ जाएगी 2, और 2 के लिए मैं जानता हूं कि यह d का मान है। उसी प्रकार यहाँ पे n की वैल्यू मैं 4 रखता हूं तो यहाँ पे आ जाएगा 3, और 3 का मतलब समझता हूं मैं कि f ऑर्बिटल की बात हो रही है या f उपकोष की बात हो रही। अब यहाँ पे थोड़ा ये हम समझ ले कि इलेक्ट्रॉनों का, जब इलेक्ट्रॉन का वितरण होता है और इलेक्ट्रॉनों को जब हम फील करते हैं या उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो हमें n प्लस l की वैल्यू पता होनी चाहिए, और जिसमें n प्लस l की वैल्यू जिसमें कम होगी, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस उपकोष में भराएगा। यहां मैं दोनों की वैल्यू निकाल के बताता हूं। मैंने यहां एक 4s की बात की और यहां पे 3d, जबकि ये पहली कक्षा है और ये दूसरी कक्षा, क्योंकि यहां पे चौथी कक्षा है और ये तीसरी कक्षा है। यहां पे देखिए दोनों की हम बात करते हैं, पहले 4 प्लस s की बात कर लेते हैं। इसमें हम l की वैल्यू निकालते, n प्लस l की वैल्यू निकालते हैं तो यहां पे क्या होगा, n की वैल्यू क्या होगी 4, और l की वैल्यू क्या है, चलो यहां पे हम इसकी निकाल रहे हैं ना, और s की वैल्यू क्या होती है 0, तो यहां पे क्या आ गई 4 आ गई। n प्लस l क्या हो गया, यहां पे 4 हो गया। अब अगर मैं बात करूं 3d के लिए, तो 3d के लिए हम बात करते हैं, यहां पे n की वैल्यू कितनी है 3 है, 3 लिख दी, और d की वैल्यू कितनी है, d को हम समझते हैं किससे 2, क्योंकि तीसरे कोष की बात हो रही है, और तीसरे में हम बात करते हैं कि d को जो है वह किससे डिनोट करते हैं 2 से, तो ये हो गई 5। अब बताइए n प्लस l में किसकी वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पे 3d की वैल्यू ज़्यादा है और 4s की कम है, तो n प्लस l का मान जहाँ कम होगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, इसलिए 3d में इलेक्ट्रॉन जाने के पहले कहा जाता है 4s में जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन 4s में गया उसके बाद 3d में। ऐसी और भी स्थिति आएगी जहाँ पे भी n प्लस l की वैल्यू कम होगी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन भरते समय हमें ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी। तो ये आपको जब आप प्रैक्टिस में करेंगे एक तो तब आएगा। दूसरी बात, मैं आपको एक सिंपल सी मेथड बताता हूँ कि आपको जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो उसके बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर के अनुसार किस प्रकार से उसमें फील करोगे, हम उसकी बात करते हैं। देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 1s में, उसके बाद 2s, फिर कहाँ जाएगा 2p, फिर कहाँ जाएगा 3s, इस प्रकार से 3p, फिर 3d नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा 4s में। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं चार्ट बना देता हूँ जिसके अनुसार आप इलेक्ट्रॉनों को आसानी से भर सकते हो। 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d, और यहाँ पे आएगा 6f, 7s, 7p, 7d इत्यादि। ठीक, अब हमें इलेक्ट्रॉन अगर इसमें भरना है तो हमने बात की थी कि n प्लस l की वैल्यू जिसकी कम होगी इलेक्ट्रॉन उस हिसाब से
ऊर्जा में यानी इलेक्ट्रॉनों का वितरण उस स्तर से होगा। यहाँ पे एक चीज़ समझ ले कि ये चार्ट है और इस चार्ट को अगर आप सही तरीके से अरेंज कर लिए तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए, चाहे वह कितने भी बड़ा एटम क्यों न हो, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप आराम से निकाल सकते हैं। देखिए ये क्या किया, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा sp, तीसरी spd, चौथी spdf, पांचवी spdf, छठवीं spdf, सातवीं spd और f भी होता है। ठीक, तो यहाँ पे ये समझे कि पहले इलेक्ट्रॉन जो है वह कहा जाएगा 1s में, फिर इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा 2s में, फिर इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा 2s से 2p में और फिर 3s में। तो यहाँ पे इस प्रकार से व्यवस्था हमें देखनी होती है। फिर 3s के बाद में 3p और यहाँ पे 4s, क्योंकि 3d बाद में भराता है। अब हम बात करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भराते हैं, ये ऐसी व्यवस्था होती है कि इलेक्ट्रॉनों का वितरण जो होता है वह इस प्रकार से होता है। इसके बाद 4f 5d इस प्रकार से इसमें ये इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है, ये और ये। देखिए कितना आसान है कि इलेक्ट्रॉनों को हम किस प्रकार से, मतलब ये रो यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ से इस प्रकार से यह वितरण, मतलब कि 1s से फिर ये कहा गया 2s पे जा रहा है, 2s से फिर 2p 3s, फिर 3p 4s, फिर 3d 4p 5s। इस प्रकार से यह इलेक्ट्रॉनों का वितरण इसमें होता है। तो अब मैं क्या इनको अरेंज कर सकता हूं इस बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक। देखिए क्या आ गया 1s, फिर क्या आ गया 2s, फिर क्या आ गया 2p, फिर क्या आ गया 3s, फिर क्या आ गया 3p, 4s, 3d, 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद में 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p। इस प्रकार से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। अब देखिए अगर हम बात करो तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इस प्रकार से इधर बढ़ते हुए क्रमांक के अनुसार बढ़ती है। ये देखो ये ऊर्जा स्तर, बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर, यहाँ पे इस प्रकार से यह हम बात करते हैं कि इस प्रकार से यह इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। बस ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मेन कॉन्सेप्ट है या मेन आधार है कि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से लिखते हैं। हमें यहाँ पे इस चीज़ की डिस्कस इसलिए करनी पड़ी कि हमारा जो यहाँ पे तत्वों का वर्गीकरण का जो आधार है वह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही है, और इलेक्ट्रॉन की विन्यास को हम नहीं समझेंगे तो फिर मॉडर्न पीरियडिक टेबल या आधुनिक आवर्त सारणी हम समझ नहीं सकेंगे। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि तत्वों का वर्गीकरण कुछ का इससे बहुत गहरा रिलेशन है। कैसा रिलेशन है इसको मैं आवर्त सारणी में अच्छे से क्लियर करूंगा, बस हमें यहाँ पे ये आना चाहिए। अब देखिए ये चीज़ तो हो गई कि आप अब किसी भी एलिमेंट्स को उसका परमाणु क्रमांक, मतलब उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसको मैं कहता हूँ, आराम से इस हिसाब से आप निकाल पाएंगे। अब ये चीज़ क्लियर हो गई मेरे ख्याल से कि आपको तत्व के परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस आधार पे होता है, उपकोष क्या होते हैं, ऊर्जा स्तर क्या होते हैं, और किस उपकोष में इलेक्ट्रॉनों मैक्सिमम कितने पाए जा सकते हैं, अधिकतम उनकी सीमा कितनी होती है। तो यहाँ पे हमने सीमाओं को बता दिया कि S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14 अधिकतम इलेक्ट्रॉन आते हैं, और इलेक्ट्रॉनों का वितरण इस आधार पे होता है। अब चूंकि ये चीज़ हो गई, अब हम बात करेंगे, मेरे ख्याल से अब ये चीज़ हो गई।
अब हम मॉडर्न पीरियडिक टेबल के कुछ बेसिक कॉन्सेप्टों को समझेंगे कि आधुनिक मॉडर्न पीरियडिक टेबल क्या होता है, किस आधार पे तत्वों का वर्गीकरण किया है। ये हमने छोटी सी चीज बताई जो कि यहाँ पे आपको बहुत उपयोग में आने वाली। तो चलिए अब हम आते हैं आधुनिक आवर्त तालिका या आधुनिक आवर्त तालिका में आधुनिक आवर्त नियम क्या होता है, किस तरीके से इन्होंने तत्वों को यहाँ पे वर्गीकृत करने का प्रयास किया और सुनियोजित तरीके से आज हम जो तत्वों का वर्गीकरण पढ़ते हैं यह इस नियमों के आधार पे आधारित है। पहली बात हम ये समझ ले कि आधुनिक आवर्त सारणी का जो मेष आधार है वो है उसका परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक ये चीज हमने बात कर ली थी। परमाणु क्रमांक के आधार पे यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि हम बात कर रहे थे बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पे इनमें तत्वों को रखा है। तो इस आधार पे हमें उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता हो तो हम तत्वों को बड़े आसानी से यहाँ पे अरेंज करेंगे। कैसे करेंगे, हम जब मॉडर्न पीरियडिक टेबल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे उस समय इस चीज की हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कि आधुनिक आवर्त तालिका में आवर्त नियम क्या होता है या आधुनिक आवर्त नियम क्या होता है। आधुनिक आवर्त नियम, आवर्त नियम, आधुनिक आवर्त नियम दिया था एक ब्रिटिश वैज्ञानिक हेनरी मोसले। किसने? हेनरी मोसले। हेनरी मोसले ने 1911 की बात है, 1911 में परमाणु क्रमांक की खोज की। परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक के आधार पे उन्होंने ये बताया कि तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं वो उनके परमाणु भार पे निर्भर न रह के उनके परमाणु क्रमांक पर निर्भर होते हैं। इसलिए आधुनिक पीरियडिक टेबल जो है वह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे अरेंज किया गया है। तो जब हम ये बात करें कि मेंडलीफ ने जब आवर्त सारणी बनाई थी उस समय के रसायन यज्ञ जो थे या विशेषज्ञ जिनको हम कहते हैं उनको परमाणु की आंतरिक संरचना का ज्ञान नहीं था। इसलिए उन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर अरेंज करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद में परमाणु क्रमांक की खोज हुई और यहाँ पे ये देखा कि एटम जो होता है कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स जिनको कि हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं से मिलकर बना होता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं उनके नाभिक में स्थित होते हैं। परमाणु का समस्त धनावेश नाभिक में स्थित होता है और ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये चीज़ हमने परमाणु की संरचना में बात की थी। तो परमाणु क्रमांक के आधार पे जब या परमाणु क्रमांक की खोज हो गई थी तो हेनरी मोसले ने एक नियम दिया जिनको हम बोलते हैं आधुनिक आवर्त नियम। और उस आधार पे इन्होंने ये कहा कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन होते हैं। यह है आधुनिक आवर्त नियम। क्या बात करी हमने कि तत्वों के
भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्त क्या होता है? आवर्ती फलन को समझें। आवर्ती फलन का मतलब यह होता है कि यदि तत्वों को हम उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के अनुसार अरेंज करते हैं तो एक निश्चित अंतराल, आवर्त का मतलब क्या होता है? एक निश्चित अंतराल, निश्चित अंतराल के बाद, निश्चित अंतराल होता है और इनके निश्चित अंतराल में क्या होता है? एक समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? आवर्त फलन। तो आवर्त फलन में ये कॉन्सेप्ट है कि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के अनुसार हम अरेंज करें तो एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। इसका एग्जाम्पल मैं ये बता दूं, जैसे कि पहला समूह हम ले, पहले समूह में हमें पता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम और सीजियम। ठीक, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक हम जानते हैं, एक होता है, लिथियम का 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, रूबिडियम का 37 और यहाँ पे होता है 55 और फ्रांसीसियम का होता है 87। ठीक, तो ये क्या है? एक निश्चित अंतराल, एक समूह का निर्माण कर रहे हैं ये, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? पहला समूह। ठीक, यहाँ पे एक चीज समझ ले कि ये जो है एक पहले समूह की रचना इस प्रकार से हुई कि एक निश्चित अंतराल, जैसे यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन और लिथियम की बात करें तो यहाँ पे 2 परमाणु क्रमांक का अंतर है, हाइड्रोजन का 1 और लिथियम का 2, अर्थात कि 2 का अंतर है। मैं लिथियम और सोडियम की बात करूं तो यहाँ पे 8 का अंतर है। मैं सोडियम और इनकी बात करूं तो यहाँ पे भी कितना है? 8 का अंतर है। मैं यहाँ बात करूं तो यहाँ पे 18 का अंतर है। मैं यहाँ बात करूं तो यहाँ पे 18 का अंतर है और मैं यहाँ बात करूं तो यहाँ पे 32 का अंतर है। यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ कि 2, 8, 8, 18, 18, 32 के अंतराल में एक समूह का निर्माण हो रहा है और इस समूह के तत्व जो है, इन तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण जो है वह एक समान होते हैं। यहाँ पे हम हाइड्रोजन को एक्सेप्शनल मानते हैं क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन को जो है इसका निश्चित स्थान नहीं है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इनके तत्वों में या इन तत्वों में भौतिक रासायनिक गुणों में काफ़ी समानता पाई जाती है। तो इनको हम बोलते हैं 2, 8, 18, 2, 8, 2, 8, 8, 18, 18 और 32 यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं इनको बोलते हैं हम मैजिक नंबर। इनको क्या बोलते हैं? मैजिक नंबर या जादुई अंक। जादुई अंक इसलिए बोलते हैं कि इस आवर्त के अनुसार, यानी इस आवर्त नियम, आवर्त का मतलब क्या होता है? एक निश्चित अंतराल, ये अंतराल है 2, 8, 8, 18, 18 और 32, 2 का अंतर, फिर यहाँ पे 8 का अंतर, फिर 8 का अंतर, फिर 18 का अंतर, फिर 18 के अंतर और फिर 32 के अंतर पे एक समान गुण वाले तत्वों की यहाँ पे पुनरावृत्ति हो रही है, जिसलिए इन तत्वों के समानता या इनके भौतिक और रासायनिक गुण जो होते हैं वह भी लगभग समान होते हैं। ये चीज मोस्ले ने कही और इस आधार पे ही आज आधुनिक पीरियडिक टेबल को अरेंज किया गया है, क्योंकि ये हम देखते हैं कि जो आवर्त तालिका है, आवर्त तालिका में पहले आवर्त में 2 तत्व रखे गए हैं, फिर दूसरे आवर्त में 8 तत्व रखे, तीसरे आवर्त में फिर 8 तत्व, चौथे आवर्त में 18, फिर 5वें आवर्त में 18 और 6वें में 32 और फिर 32 तत्वों को अरेंज करने का यहाँ पे प्रयास किया है। और इस आधार पे हम कह सकते हैं कि
तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, और यहाँ पे यह बात सिद्ध हुई है। तो ये तो बात हो गई। हम बहुत सारी बातें करेंगे पीरियोडिक टेबल से संबंध में, उनके तत्वों में किस प्रकार के आवर्ती गुण होते हैं, समूह के गुण क्या होते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं वह कैसे हम निकाल सकते हैं। ये सारी बात करने के पहले हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें पीरियोडिक टेबल बनाते आनी चाहिए। यदि हमें पीरियोडिक टेबल बनाते आ गई तो हमारे लिए ये चैप्टर बहुत आसान है। और पीरियोडिक टेबल की हम बात करें कि ये केमिस्ट्री की जान है, क्योंकि इसके बिना आप केमिस्ट्री को अच्छी तरीके से प्रोसीड नहीं कर सकते हो, या इनको हम अच्छी तरीके से नहीं जान सकते हैं। सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन इसकी आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पड़ेगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी पीरियोडिक टेबल बेस्ड होती है। फिजिकल में भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ऑर्गेनिक में कम एलिमेंट्स होते हैं, गिनती के हम बात करते कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर वगैरह की वहाँ ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इनऑर्गेनिक पर्टिकुलर की मैं बात करूँ तो उसके कॉन्सेप्ट को आप जब जानेंगे तो आपको हर जगह आपको पीरियोडिक टेबल की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम पीरियोडिक टेबल को सबसे पहले बनाना सीखें, उनमें तत्वों को भरना सीखें, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जाने, उसके बाद हम आगे चैप्टर में प्रोसीड करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले हम तत्वों को, आवर्त सारणी को बनाना पहले सीखते हैं, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। तो चलिए अब हम पीरियोडिक टेबल को बनाना सीखते हैं, है ना। एक चीज पीरियोडिक टेबल को बनाने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि आधुनिक पीरियोडिक टेबल है उनमें 18 जो है वह क्या होते हैं, समूह होते हैं। अर्थात कि उर्वार्धक जो कॉलम होते हैं जिनको हम कितने बनाएंगे, 18 बनाएंगे। ठीक, मतलब कि 18 समूह यहाँ पे पाए जाते हैं जिनको कि उर्वार्ध, उर्वार्ध का मतलब क्या होता है, कॉलम, सीधे खड़े। ठीक, ये सीधे खड़े कॉलम जो होते हैं या जिसको हम उर्वार्ध कॉलम या स्तंभ हम बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, उर्वार्ध स्तंभ, जो कि 18 होते हैं। और 36 पंक्तियां होती है, तो 36 पंक्ति को हम क्या बोलते हैं, 36 पंक्ति। 36 का मतलब क्या होता है, ऐसी आड़ी। ये 36 पंक्तियां जो होती है ये संख्या में 7 होती है जिनको हम आवर्त कहते हैं। तो अब मैं कह सकता हूं कि 7 आवर्त और 18 जो होते हैं वह इसमें क्या होते हैं, समूह होते हैं। तो इसको बनाने के पहले हम छोटी छोटी स्टेप्स लेते हैं और स्टेप्स में हम इसको बनाना सीख लेंगे। बड़ा आसान है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। पीरियोडिक टेबल बनाना सबसे आसान, इसको हम यहाँ पे बनाना बताएंगे। इवन यहाँ पे इनमें तत्वों को भरना भी सिखाएंगे, और वो भी बड़ी सरल और सहज तरीके से। देखिए, पहला हम एक कॉलम बनाते हैं। पहला कॉलम हम क्या बना लिए यहाँ पे, कॉलम। ये पहला कॉलम बना लिया हमने। ये बना सकते हैं सभी लोग। ये बन गया क्या अपना पहला कॉलम। ठीक, पहले कॉलम के बाद में हम बनाएंगे दूसरा कॉलम। दूसरा कॉलम जब हम बनाएंगे तो उस समय हमें एक चीज याद रखना है कि दूसरा कॉलम जो है उसमें हम पहला आवर्त छोड़ के बनाएंगे। अर्थात कि इसको यहाँ पे एक आवर्त छोड़ दिया। अब इनको हम तोड़ देते हैं कितने भागों में, 7 भागों में। हम जानते हैं कि 7 हमारे क्या होते हैं, आवर्त होते हैं। 1 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 6 और ये 7। क्या 7 भागों में आप तोड़ सकते हो किसी कॉलम को। दूसरा आवर्त में 6 ही क्या होते हैं, आवर्त होते हैं। यहाँ पे कितने आवर्त दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ये बात बहुत आसान है, सरल है। अब हम करते हैं आगे को, प्रोसीड करते हैं। पहला दूसरा नंबरिंग कर दो। ये क्या है, 1 पहला आवर्त, ये दूसरा आवर्त, ये तीसरा आवर्त, चौथा, पांचवा, छठवां और 7वां। ठीक, अब हम बात करते हैं कि तीसरे आवर्त को, मतलब कि चौथे आवर्त से हम क्या करते हैं, आवर्त सारणी को आगे बढ़ा देते हैं। ठीक,
इस प्रकार से हमने क्या किया, इसको आगे बढ़ा दिया। ये भी पंक्ति को आगे बढ़ा देते हैं। इस प्रकार ये जितनी भी 36 पंक्तियां हैं इनको हम क्या कर दे, आगे बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ाने के बाद हम इनको भी समूहों में विभक्त कर देते हैं। ये समूह की संख्या यहाँ पे टोटल 10 है, अर्थात कि यहाँ पे हम जो आगे बढ़ा रहे हैं इनमें 10 समूह में इसको तोड़ेंगे। तोड़े, ये 2 तो हो ही गए। यहाँ पे हम बात करते हैं इसको 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ पे कितना हो गया आपका 10। बाकी को यहाँ पे अभी गायब कर देंगे। ठीक, ये कितना हो गया, हमारे 10 समूह फिर से हमारे यहाँ पे नए बन गए। ठीक, इसको 2 को पकड़ के कितने हो गए अब टोटल 12। अब 12 के बाद कितनी जरूरत है, टोटल 18 है, अर्थात कि 6 समूह को अभी हमें बनाना है। तो अब छठवां, यहाँ पे 13वां जो समूह होगा, यहाँ 12, ये 12वां हो गया। यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 13वां समूह जो है इसको हम 2 आवर्त ऊपर खिसकाते हैं। यहाँ पे ये है हमारा 13वां समूह। 13वें से लेके हम बात करें कि 17वें तक ये ऐसे ही रहेगा। इसको हम बना लेते हैं। ये हमारा ये समूह हो गया, इसको भी आगे बढ़ा दे। ये हमारा 14वां समूह हो गया, ये हमारा 15वां समूह हो गया, ये हमारा 16वां समूह हो गया और ये हमारा कौन सा हो गया, 17वां समूह हो गया। क्या इतना काम कर सकते हैं? हमने क्या किया, पहले ही उसको बनाया, इसके बाद हमने 10 समूह यहाँ पे बनाए, इसके बाद हम 6 समूह यहाँ पे बनाएंगे। तो जिसमें से जो लास्ट वाला समूह है 7वां समूह, या इसको हम टोटल आवर्त समूहों की बात करें तो ये होगा 18वें नंबर का। 18वें नंबर को एक आवर्त और हम ऊपर खिसकाते हैं, अर्थात कि किसके, उस पहले वाले के इक्विवेलेंट इसको कर देते हैं। अब इसको हम आवर्त में तोड़ देते हैं। एक, यहाँ पे हम बात करते हैं ये हमारा दूसरा आवर्त, यहाँ पे हम बात करते हैं हमारा तीसरा आवर्त, ये हमारा चौथा आवर्त, ये हमारा 5वां आवर्त, यहाँ पे ये हमारा 6वां और ये 7वां। इस प्रकार से आवर्त सारणी का जो स्ट्रक्चर है या एक फ्रेमवर्क है, इस प्रकार से यहाँ पे तैयार हो गया। टोटल 7 क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, यहाँ पे आवर्त दिखाई दे रहे हैं और ये जो है 18। अब इसकी मैं नंबरिंग कर देता हूं। देखिए, अब हम इसको हम नंबरिंग करना सीखे। ये वाला पहले पुराने समय में इसका जो समूह है, समूह का वर्गीकरण जो किया था या समूह को जो वितरण किया था, थोड़ा सा उनका अंकन जो है वह अलग प्रकार से किया था। हम दोनों प्रकार के अंकनों को सीख लेते हैं, है ना। पहले पुराने समय में इसको इस प्रकार से अंकन किया था। इसको बोला था फर्स्ट ए, इसको बोला था सेकेंड ए, इसके बाद में इसको बोला था थर्ड ए, इसको बोला था फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, फिर बोला था 7 ए। ठीक, और 8वां जो है वह इस प्रकार से 8वें में 3 जो है वह समूह थे और इसको नाम दिया जाता था 8th ए। ठीक, इसके बाद में इसको बोला था फर्स्ट बी, इसको बोला था सेकेंड बी, इसको बोला था थर्ड बी, इसको बोला था फोर्थ बी, फिफ्थ बी, 6 बी,
7B और इसको बोला था 8B। इस प्रकार से कुछ पुराना डिस्ट्रीब्यूशन था। प्राचीन समय में इस प्रकार से समूहों को अंकित किया गया था। उसके बाद में इनको रद्द करके एक CAS ने इनको परिवर्तित किया और इसका अंकन जो है वह इस प्रकार से किया कि फर्स्ट ए, सेकेंड ए और इसके बाद इसके पैरेलल जो है वह इनके, क्योंकि बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के अनुसार है ना, तो भाई यहाँ पे पहले जाएगा एलिमेंट, फिर यहाँ का एलिमेंट भराएगा, फिर ये वाला तीसरे परमाणु क्रमांक वाला, फिर चौथे परमाणु क्रमांक वाला, फिर यहाँ पे जब पांचवा जा रहा है यहाँ छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां, अर्थात ये परमाणु क्रमांक का सिस्टम है। तो इनको फिर हम इसके हिसाब से बोले कि इसको फर्स्ट ये, इसको सेकेंड ये, तो इसको फिर थर्ड ये क्यों ना दे, तो क्या किया, इनको चेंज किया और ये जब बी वाले जितने भी है इनको क्या किया, इनको ये में परिवर्तित किया, अर्थात कि ये वाला जो होगा वो क्या होगा, थर्ड ये, इनको बोला फोर्थ ये, इसको बोला फिफ्थ ये, इसको बोला 6A और इनको बोला 7A। ठीक, सिंपल है। और ये वाला इसको हटा के इसको बोल दिया शून्य समूह या जीरो समूह, जीरो। ठीक, अब इनको सेम रहने दिया, फर्स्ट बी, सेकेंड बी, और यहां पे था ये के जगह इनको बी कर दिया, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, 6B और ये 7B, और इसको ये और बी में नहीं बल्कि सिंपल सा ये समूह नाम दे दिया। इस प्रकार से CAA ने इसका नंबर किया। फिर IUPAC यानी कि IUP1 या IUPAC हम जिसको बोलते हैं, IUPAC ने क्या किया, इनको सिंपल सा 1 2 3 4 5 6 7 8 2 9 मतलब 18 तक के सीधा एक नंबरिंग दे दी। इनको कहा कि भाई कुछ में इसको सिंपल सा कंफ्यूजन खत्म करती है, इसको एक पहला समूह कहेंगे, इसको दूसरा कहेंगे, इसको हम तीसरा कहेंगे, इसको हम चौथा कहेंगे, इसको पांचवा, छठवा, सातवां, और ये जो है इसको हम आठवां ही कहेंगे, इसको आठवां, इसको नौवां, इसको 10वां, इसको 11वां, इसको 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां और इसको 18वां। ठीक, तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, अब अंकन कर दिया। अब कोई समस्या नहीं है, डायरेक्ट हम बोल सकते कि भाई ये फिफ्थ है, ये 6 है, ये 7th है, ये 8th है, ये 9th है, ये 10th है ना, सीरियल से कोई समस्या नहीं है। सिंपल सा बात है, हम क्या करें, इनको इस हिसाब से अरेंज कर दिया। ये हो गया नंबरिंग। अब यहां पे चीज समझ गई, आवर्त कितने हो गए, 7 और समूह हो गए 18। अब इनमें तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के अनुसार भरना है, और बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के हम क्या देखते हैं कि एक निश्चित अंतराल में समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। तो हम जानते हैं कि पहला वाला तत्व जो होता है या पहला वाला जो हमारा होता है, क्या होता है, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जिसका परमाणु क्रमांक हम जानते हैं क्या होता है, 1। इसके बाद दूसरे को भी हम जानते हैं कि हीलियम जो होता है जिसका परमाणु क्रमांक 2 होता है। फिर लिथियम जिसका परमाणु क्रमांक 3 होता है। फिर बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और नियान 10। यहां तक तो मेरे ख्याल से कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। इसके बाद यहां पे हम देखते हैं नियान तक कितना हो गया, 10। अब नियान के बाद में और कुछ एलिमेंट्स आप भर सकते हैं जिसकी मैं बात करता हूं कि हमें मालूम है कि सोडियम 11, मैग्नीशियम 12,
एल्यूमिनियम 13, फिर सिलिका, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन और फिर आर्गन। तो यहाँ तक तो भरना आसान है। क्यों? क्योंकि हम इनको उंगलियों पे गिन सकते हैं कि भाई हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियान 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिका 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18 और कुछ बात हुई तो हम और एक दो भर लेंगे। फिर यहाँ से दिक्कत आना शुरू होती है कि एलिमेंट्स याद नहीं रहते। तो उसके लिए कुछ बड़ा सिंपल से कुछ ट्रिक्स बताए जिसके कारण आप पूरा एलिमेंट्स या पूरा जो आवर्त सारणी है इसको आप फिल कर सकते हैं। तो मैं एक से शुरू करूँगा। जो पहला आपका समूह है पहले इसको भरेंगे, फिर दूसरे समूह को भरेंगे, फिर डायरेक्ट हम चले जाएंगे 13वें पे, इसको भरेंगे, 14वें को, 15वें को, 16वें, 17वें और 18वें को भरेंगे। ये वाला आवर्त, ये वाला समूह जो है या इसको हम वर्ग भी कहते हैं। पहले आवर्त के लिए बड़ा सिंपल सी एक ट्रिक्स बताता हूं। हलीना कर सफर। ह हाइड्रोजन, ल लिथियम, न सोडियम, क पोटेशियम, र रूबिडियम, स सीजियम, एफ आर से फ्रांसीसियम। ये मेरा हो गया पहला समूह कंप्लीट। क्या किया मैंने? हाइड्रोजन, ल लिथियम, ना सोडियम, क पोटेशियम, र रूबिडियम, स सीजियम, फर फ्रांसीसियम। क्या आप इसको अब आप पहला आवर्त इसके अनुसार भर सकते हो? हलीना कर सफर। हलीना, हलीना क पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रांसीसियम। क्या आसान है? सिंपल सी एक ट्रिक है और जिसके अनुसार हमने क्या किया, इस पहले समूह को फिल कर लिया। अब हम बात करते हैं दूसरे समूह को कैसे भरें। देखिए ये वाला समूह है, बेरिलियम हमने भर दिया, मैग्नीशियम भर दिया, लेकिन हम पहले से बात करते कि पूरा का पूरा समूह हम किस प्रकार से भरें। तो यहां पे लिखो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक, बेटा बेरिलियम, मांगे मैग्नीशियम, कार कैल्शियम, स्कूटर स्ट्रेंशियम, बाप बेरियम और राजी रेडियम। क्या हो गया? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। क्या मैं भर सकता हूं? बेरिलियम मैग्नीशियम भर दिया, कैल्शियम, कैल्शियम के बाद में स्ट्रांशियम, स्ट्रांशियम के बाद में बेरियम और इसके बाद में रेडियम। यहां कंफ्यूज मत होना, ये क्या है? बेरिलियम है और ये बेरियम है। ठीक, अब हमारा दूसरा समूह या दूसरा पीरियड क्या बोलते हैं इसको, दूसरा समूह भी जो है वह कंप्लीट हो गया। अब हम ऐसे ही 13वें समूह को 14वें, 15वें, 16वें, 17वें और 18वें को भी कंप्लीट करेंगे। ये हटा दे, इसका काम हो गया, इसको नोट करके आप रख लेते जाइए। ठीक, अब हम देखते हैं 13वें समूह को कैसे भर सकते हैं। चलिए अब हम 13वें समूह के लिए बात करते हैं।
बैगन, आलू, गाजर इन थैला। बैगन, आलू, गाजर इन थैला। आप मार्केट में गए, बैंगन लिए, आलू, गाजर और थैले में रख दी। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। अब इसको हम कैसे भरे? बैगन, बोरान, आलू, एल्यूमिनियम, गाजर, गैलेनियम, इन, इंडियम, थैला, थैलियम। क्या आप इसको भर सकते हैं 13वें समूह को? तो बिल्कुल भर सकते हैं। हम भरेंगे बोरान, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलेनियम, फिर इंडियम और फिर थैलेनियम। चलिए भरते हैं। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। टीएल होता है, टीआई ने, टीएल, थैला। ठीक, क्या किया हमने? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला हमने भरा। बोरान, एल्यूमिनियम, गैलेनियम, इंडियम और थैलेनियम। अब देखते हैं इसी प्रकार से 14वें समूह को कैसे भरे। 14वें समूह जिसको कि हम कार्बन परिवार भी कहते हैं, और इसको हम भरने के लिए बात करते हैं। कहे सियाजी सुनो प्रभु, कहे सियाजी सुनो प्रभु। कहे कार्बन, सियाजी सिलिकॉन, सुनो टीन, कहे सियाजी नहीं, जी से जी आएगा, जर्मेनियम, टीन, सुनो और प्रभु पीबी, लेड। तो इस प्रकार से आप इसको भर सकते हैं। कौन से? 14वें समूह को। अब यहां देखिए, कार्बन, सिलिका, जर्मेनियम, ये होता है एशियन अर्थात की टीन, और ये होता है यहां पे पीबी अर्थात की लेड। हमने 14वें समूह को भी बड़े आसानी से भर दिया। और कहे सियाजी सुनो प्रभु, प्रभु ने सुन लिया और हमने उसको भर दिया। अब देखिए 15वें वाले समूह को किस प्रकार से भरे। नाइट्रोजन परिवार। अब इसको भरने के लिए कुछ ट्रिक्स बनाए। नाइट्रोजन, इसको हम ये कहे कि ना पियो ए से सब बियर। देखो, ना नाइट्रोजन, पी फास्फोरस, ए से आर्सेनिक, सब एंटीमनी और बी बिस्मत। देखिए, ना पियो ऐसे सब बियर हम बात करते हैं, तो इसको हम बड़े आसानी से भर दे। ना पियो आर्सेनिक और बी आई, ये है एंटीमनी। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मत। हमने क्या किया? इसको इस आसार से भर दिया, जो कि एक सिंपल सी ट्रिक्स थी, और ये ट्रिक्स को यूज करके बड़े आसानी से हमने इसको क्या किया? फिल कर लिया। अब ऑक्सीजन परिवार की बात करते हैं कि ऑक्सीजन परिवार को भरने के लिए हम एक ट्रिक लगाएंगे, और उसके अनुसार हम उसको भी भर देंगे। देखिए, उस से टीपो। देखो कैसे करें? उस से नहीं, उस से टी और पो। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। हम क्या भरे? उस से टीपो,
भर सकते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेरियम, टेलुरियम और पोलोनियम। क्या हुआ, बड़े आसानी से हमने ऑक्सीजन परिवार को भी यहां पे पूरा किया। किससे? उससे टीपो, उससे टीपो। क्या हुआ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम हमने इसको फिल किया। अब 70वें समूह की हम बात करते हैं और इसको कैसे भरे इसकी हम बात करते हैं। देखो, फसल, फसल, बो आई। क्या ये फ्लोरीन, स से क्लोरीन, ल फसल, ब्रोमीन, आयोडीन और यहाँ पे एस्टेटिन। आई, फसल बो आई, हम ऐसी बात कर ले, फसल बो आई, एस्टेटिन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। लिखिए, क्लोरीन हो ही गया है, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे आयोडीन और ये यहाँ पे आ गया एस्टेटिन। ये वाला ऐसे भर सकते हो, चाहे तो इसमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। हमें मालूम है कि हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, आर्गन और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ज़ेनान। तो हमने देखा, चाहो तो उसमें कुछ ट्रिक्स भी आप यूज कर सकते हैं, हलीना अर, या इस प्रकार से आप अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं, बल्कि इसमें जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। हलीना, या हम बोल सकते हैं कि हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, आर्गन और ज़ेनान। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनान, यहाँ पे सॉरी ज़ेनान और यहाँ पे हम बात करते हैं रेडान, आर्यन। ठीक, ये क्या हो गया, रेडान। तो हमारे समूह इस प्रकार से हमने समूह समूह को भरा। तो हमने आवर्त सारणी में 18 समूह में से हमने 2 यहाँ भर लिए और ये यहाँ भर लिए। अब ये वाले जो समूह है 3 से लेके 12 तक, जो कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स भी कहलाते हैं। डी ब्लॉक क्या होता है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की बात हम पहले बाद में करेंगे, पहले हम इनको फिल करना तो सीख ले। अब देखिए, इसके लिए भी तीसरे से लेके 12वें तक के जो समूह हैं, इसके लिए हम आवर्त के हिसाब से भरेंगे। हम इनको क्या करेंगे, अब हमने क्या भरे, इनके समूह समूह के हिसाब से भरे। अब हम इस प्रकार से, मतलब कि आवर्त के अनुसार इसकी कोई ट्रिक बनाएंगे। तो और क्योंकि ये तो 3-3 ही है, हम ये लंबी एक ट्रिक बनाएंगे ताकि हमारा ये वाला चौथा आवर्त कंप्लीट हो जाए, फिर 5वां आवर्त कंप्लीट हो जाए, फिर 6वां आवर्त कंप्लीट हो जाए और 7वां आवर्त कंप्लीट हो जाए। तो इस प्रकार से कोई ट्रिक यहाँ पे यूज करके इसको भी हम फिल करेंगे, तो हमारी इस प्रकार की आवर्त सारणी यहाँ पे हो जाएगी। अब बात करेंगे कि जो 6वें और 7वें नंबर का जो आवर्त है, यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे 2 सीरीज अलग से हमें लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, क्योंकि यहाँ पे एफ ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ पे हम 14 तत्वों को आवर्त सारणी के नीचे जगह देते हैं। हम बाद में अभी इसकी बात करेंगे, पहले हम इनको यहाँ से पहले इनको भर ले, उसके बाद हम लेंथेनाइड और एक्टिनाइड क्या होते हैं और क्यों उसको नीचे अरेंज किया गया है इसकी हम बात करेंगे। पहले हम चौथे को, 5वें को, 6वें को और 7वें को फिल करते हैं और इसकी कोई ट्रिक्स के हिसाब से हम इसकी बात करते हैं कि किस प्रकार से आसानी से हम इसको फिल कर सकते। देखिए, मैं चौथे आवर्त को किस प्रकार से भरता हूं। यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, इसको ध्यान से पढ़े। शक्ति विक्रम फेंको नहीं, कूद जाओ। क्या है, शक्ति विक्रम फेंको नहीं, कूद जाओ। इस हिसाब से मैंने यहाँ पे शक्ति, स से यहाँ पे लिया हमने स्कैंडियम, टी से लिया टाइटेनियम, विक्रम वाली वी से लिया वेनेडियम, क्र से लिया क्रोमियम,
म से लिया मैंने मैंगनीज, एफ से लिया मैंने फेको, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, यहाँ पे लिया मैंने आयरन, कोबाल्ट, नहीं से निकिल, कूद, कापर और जाओ से लिया हमने जिंक। शक्ति, विक्रम, फेको, नी, कूद, जाओ। क्या लिया हमने? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कापर और यहाँ पे हमने क्या लिया? जिंक। ये एक सेंटेंस लिया और हमने चौथे आवर्त को समूह 3 से लेके 12 तक को फिल कर लिया। ये हमारा था ट्रिक्स जो कि हमने चौथे आवर्त को इस प्रकार से पूरा किया। अब हम बात करते हैं 5वें आवर्त के लिए कि 5वें आवर्त में क्या होता है। 5वें आवर्त में भरने के लिए हम ऐसी कुछ ट्रिक्स को लिखते हैं। यहाँ पे एक सिंपल सा एक सेंटेंस बनाया, यारो जरा नरेंद्र मोदी तक रू रहा पड़ेगा कब। अब देखो सेंटेंस जरा लंबा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इसको फिल करने के लिए सहायता इससे मिल सकती है। यारो यट्रियम, जरा जर्कोनियम, नरेंद्र यन से नियोबियम, मोदी से यट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मोनेब्नियम तक टेक्नीशियम, रूथियम, राह, रोडियम, यट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मोनेब्नियम, टेक्नीशियम, रूथियम, रोडियम, पी पैलेडियम, गा, ये से आता है सिल्वर एजी और कप लेड सिल्वर और यहाँ पे कप से आता है क से कैडमियम। यहाँ हमने देखा कि कुछ अक्षरों के माध्यम से एक सीरीज बनाई और सीरीज के अनुसार हमने यारो, यट्रियम, जर्कोनियम, न, नियोबियम, ये आता है आपका यट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मोनेब्नियम, टी टेक्नीशियम, रूथियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। ये मतलब यहाँ से हमने इसका ये लिया, ये जी सिल्वर को कहते हैं। इस प्रकार से इसको भर दे, यट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मोनेब्नियम, टेक्नीशियम, रूथियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और यहाँ आता है कैडमियम। तो इस प्रकार से हमारा 5वें आवर्तों को हमने कंप्लीट किया, समूह 3 से लेके 12 तक। अब यहाँ पे आप देखिए कि 2 आवर्त 6वां और 7वां, इन आवर्तों में कुछ य ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं और हम जानते हैं कि यहाँ पे सिर्फ यस, पी और डी अर्थात कि टोटल 18 ही एलिमेंट्स आ सकते हैं। 18 से ज़्यादा एलिमेंट्स के लिए यहाँ पे जगह नहीं है। तो इनसे बचे हुए जो 14 एलिमेंट्स है, मतलब कि यहाँ पे 32 एलिमेंट्स आते हैं लेकिन जगह 18 की है। 14 एलिमेंट्स जो कि यब ब्लॉक के होते हैं वो नीचे कहीं ना कहीं हम इसको नीचे अरेंज करेंगे। तो वो बात हम यहाँ पे करते हैं। पहले इसको हम भरने के लिए एक ट्रिक बता देंगे, फिर हम यहाँ पे लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को अरेंज करेंगे। अब 6वें समूह की बात कर लेते हैं। देखो हफ्ता, ओरेओ, इफरान, पठान और हरभजन। एक सेंटेंस लिखा है,